हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा गाइस। उम्मीद है आप सभी की अपने अपने टारगेट को फोकस करते हुए और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आप लोग जी जान से लगे रहिए। तो चलिए हम लोग भी अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा का। और ये जो राजेंद्र का है वो उसको एक एक ही वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि इस बुक को कंप्लीट कर दिया जाए। और अभी तक आप लोगों को राजेंद्र का एक ही वीडियो में पूरे एक बुक का एमसीक्यू 2 अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग एक बार सरसरी नज़र में देख लीजिएगा। और आज समावेशी शिक्षा का हो जाएगा, तो ये तीनों आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कल से देखूंगी तो कुछ डिफिनेशन वगैरह या परिभाषा से रिलेटेड या अच्छा कंटेंट दिया जाएगा एग्जाम तक। आप लोग ऐसे ही बने रहिए क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें हमें क्या करना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि बच्चों को मारिए पीटिए या बच्चे को बदलने की कोशिश कीजिए कि तुम क्यों नहीं सीख रहे हो, तुम सीखो, तुम्हारे अंदर कमियां, इस तरीके का नहीं। समावेशी शिक्षा मानती है कि बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप अपनी व्यवस्था को बदलिए, आप अपने तरीके को, पढ़ाने के तरीके को बदलिए। तो ये आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यह क्या होता है, पाठन जो पठन अक्षमता होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है, तो वह पठन क्षमता होता है। और यदि कैलकुलेशन करने में यदि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वो डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठन अक्षमता। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है। अर्थात आपका जब मेंटल प्रेशर अच्छा नहीं रहेगा, मेंटली यदि आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आप क्या होंगे, बार बार असफल होंगे, आप अपने गोल को अचीव करने में असफल रहेंगे। तो यह कथन फ्रेडर्सन के द्वारा कहा गया है कि आप अधिगम में असफल रहेंगे यदि मेंटल तौर से यदि आप जूझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेडर्सन के द्वारा कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों को शिक्षित करना है। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना क्या कहलाता है, धन की बर्बादी, व्यर्थ कार्य है, घाटे का सौदा है या सामाजिक कर्तव्य है। तो विकलांग बच्चों को शिक्षित कराना एक अच्छे प्रकार की सामाजिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया था, याद रखिए 1981 में अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 1981 को मनाया जाता है, जबकि विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है वो 1992 को। तो इन दोनों में डिफरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 1981 हो जाएगा और विश्व जो है उसके बाद से आया था विश्व विकलांग दिवस, तो 1952 में विश्व विकलांग दिवस आया था। तो 1981 और 1992 ये दोनों आप लोग याद रख सकते हैं, ये विश्व से रिलेटेड है और ये 1981 अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। तो इस प्रकार से विकलांगता से आप लोग याद रख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करता है, यह कथन गेट्स के द्वारा कहा गया है। अब कैसे याद रखेंगे, गेट से आप लोग याद रख सकते हैं कि गेट है, एक तरह का गेट है और सपोज डेट कि उस गेट जो है वो पतला है, तो क्या हो रहा है कि तनाव और असंतुलन हो रहा है। जब भी एंट्री करने पे क्या हो रहा है, तनाव और असंतुलन की दशा हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक बनाकर याद रखिए भाई, किसी तरीके से एग्जाम तक आप लोग याद रखिए। बस मेरी ट्रिक अच्छी ना लगे तो आप लोग अपने जो भी माइंड से है ट्रिक बनाइए, लेकिन याद रखिए एग्जाम तक, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट पर होता है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 6 पे होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं कि हस्तलिपि की शिक्षा किसने दी थी। तो हस्तलिपि की शिक्षा जो दिया गया था वो यह है कि हस्तलिपि का अर्थ यह होता है कि जो सामान्य बालक होते हैं वो तो पढ़ लिख सकते हैं, और पिछड़ा बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी यदि शिक्षा दिया जाए तो वो भी सामान्य बालक के ही तरह होते हैं, बस वो थोड़ा एज में पिछड़े होते हैं। इस कारण से उनका एज जो होता है वो हो चुका होता है, लेकिन वो थोड़ा शिक्षा में कम होते हैं। जैसे कि किसी किसी बच्चे को होता है कि वो अपने उम्र में पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर बड़े हो जाने के बाद से स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उम्र में तो समान होते हैं लेकिन शिक्षा में थोड़ा पिछड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको केवल शैक्षिक तौर पे पिछड़ा बालक कहा जाता है। लेकिन मंद बुद्धि रियल में थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं समान बच्चे के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इन लोगों को जो मंद बुद्धि होते हैं ये भी तो अपने जीवन के जो जीविकापार्जन है उसके लिए कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा, तो इसलिए इन लोगों को हस्तशिल्प जो भी है कार्य वो इनके जीविकापार्जन के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो नेत्रहीन व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एक बार यहाँ पे फिर हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। देखिए ध्यान देने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था वह 1981 को किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया कब जाता है। घोषित करने में और जिस दिन घोषित हुआ था उसी दिन तो मनाना स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे सभी राज्यों में, देशों में, अंतर्राष्ट्रीय में सभी देश में लागू हुए होंगे, उसके बाद से उसको मनाया जाएगा। तो उसका एक जो डेट फिक्स किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, तो दृष्टि दोष, श्रवण दोष, अस्थि दोष ये सभी क्या हैं, ये शरीर में ही दोष होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, शारीरिक दोष वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की शैक्षिक संस्थाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षण है। भारत की शैक्षिक संस्थाओं में जो दिव्यांग विद्यार्थी हेतु अर्थात दिव्यांग विद्यार्थी के लिए आरक्षण कितना है, तो 2% है। भारत के शैक्षिक में ध्यान रखिए, भारत के शैक्षिक के लिए बात कर रहा है, तो 2% दिव्यांग जन विद्यार्थी के लिए आरक्षण दिया गया है, मात्र 2%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विशिष्ट विद्यालय चलाए जाते हैं। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए विशिष्ट विद्यालय चलाए जाते हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। अगला कथन है कि किसने कहा कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो आशु बेल ने कहा। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो सृजनात्मक होता है, क्रिएटिविटी होता है, और मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करते करते, जैसे अपनी बातों को अभिव्यक्त करते करते आंसू एक बालक है उसका, और परिणामों को अभिव्यक्त करते करते उसके आंसू निकल आए। इस तरीके से आप लोग आंसू बेल याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि में आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि में किसकी आवश्यकता होती है, तो अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि में अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मापन का पैमाना तो डेसिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रवण बाधित बालकों से संबंधित है, तो श्रवण बाधित बालकों से संबंधित क्या है, इंगित भाषा, शरीर गतिविधि, ओष्ठ पाठन, जो ओष्ठ पठन है वो भी, तो जो भी सुनने से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपने हैंड के सहारे, आंखों के सहारे इंगित करके, कुछ सिंबल दिखा करके, ओठों के द्वारा कुछ बोलकर, ओठों को अप डाउन करके, से इशारों से, इस तरीके से आप जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनको आप शिक्षा दे सकते हैं। कैलिपर्स का जो उपयोग होता है वह किसके लिए होता है, तो कैलिपर्स का उपयोग होता है वह
अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए हड्डी जो होते हैं, हड्डियों के जो विकलांगता होती है कैलिपर्स जैसे पैरों वगैरह में, तो उसके लिए किया जाता है। ब्रेलर क्या होता है? ब्रेलर एक टाइपिंग मशीन है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ब्रेलर क्या है? एक टाइपिंग मशीन है। अगला क्वेश्चन है कि स्नेल प्रतीक चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह दृष्टिहीन जो कि बधिर व्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए इस स्नेल चार्ट में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए और एक बधिर व्यक्ति के लिए। तो जो स्नेल प्रतीक चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए बधिर का मतलब यह होता है कि बालक को दिखता तो है लेकिन थोड़ा दिखता है, और दृष्टिहीन जो होता है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग कहीं दृष्टिहीन न लगाइएगा, आप लोग बधिर पे टिक कीजिएगा, तब आप लोगों का आंसर सही होगा। प्रेसबायोपिया, जो प्रेसबायोपिया है वह बीमारी, जो प्रेसबायोपिया वो वृद्धावस्था में होता है। याद रख सकते हैं आप लोग कि प्रेसबायोपिया जो है वो वृद्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है तो बधिर व्यक्तियों के लिए। ऑडियोमेट्रिक परीक्षण जिसको सुनाई नहीं देता है उनको बधिर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का ही आंतरिक संरचना के कितने भाग होते हैं? मानव का ही आंतरिक संरचना के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकलांगता के कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है, मनोसामाजिक हो सकता है, वातावरण हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, सभी हो सकते हैं। शारीरिक विकलांगता की पहचान क्या होती है? जो शरीर की विकलांगता होती है उसकी पहचान क्या नहीं होती है? तो दृष्टिहीनता, मूक बधिर, अस्थिदोष और मंद बुद्धि। तो देखिए शारीरिक विकलांगता की पहचान जो होती है वो मंद बुद्धि होता है जो, तो यहाँ पे शरीर की बात कर रहा है, न कि जो दिमाग है उसके अंदर मंद बुद्धि होता है। तो उसके लिए जो शरीर होता है उसमें दृष्टि, आँख और हड्डियाँ और ये जो जीभ वगैरह जिससे कि आप बोल पाते हैं, तो ये सब आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुधार स्कूल कहाँ है? सुधार स्कूल कहाँ है? तो सुधार स्कूल लखनऊ, जबलपुर और हिसार, ये सभी सुधार का मतलब ये हुआ कि जो बालक उनके लिए सुधारात्मक जो व्यवस्था होता है वो कहाँ कहाँ है? लखनऊ में है, जबलपुर में है और हिसार में है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायस्ग्राफिया है लिखने की समस्या। डिस्ग्राफिया, डायस लिखा है, डिस्ग्राफिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित का सामान्य अर्थ क्या है? तो मानसिक मंदित का सामान्य अर्थ हो जाए जो कि औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता मानसिक मंदता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि क्षेत्र शब्द संबंधित है, तो बस सिंपल से दृष्टि बाधित के लिए। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसीफेली संबंधित है, तो माइक्रोसीफेली संबंधित है वो मानसिक मंदता के लिए। आप लोग ऐसे याद रख सकती है, माइक्रो और मानसिक, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। म से माइक्रो और म से मानसिक, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्त करने योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी? उस बालक जो कि मंद बुद्धि तो है समान बालक से, लेकिन वो क्या है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसमें भी 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें कि एक होते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? उनको क्या किया जाता है कि उनको खुद ही स्वतः अपने हाथों से खाना पीना, कपड़ा पहनाना, इस तरीके से वो नहीं कर पाते हैं, तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो इस तरीके के बालक होते हैं। और उसी में कुछ बालक होते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो वो 50 से 70 के मध्य के बच्चे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और कौन सी समस्या बालकों का उदाहरण नहीं है?
तो संवेगात्मक असंतुलन बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य कथन है मतिमंदित बालकों के लिए प्रवेश प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले बालक वातावरण के साथ सरलता से समायोजन कर सकते हैं। मंदित बालकों को शिक्षित करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 45 के अंतर्गत, याद रखिए धारा 45 के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के धारा 45 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शिक्षा जो है उसमें सार्वभौमिकरण की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो शिक्षा में सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं 3 पाई जाती हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की मंजूरी कब दी गई थी? तो 4 अगस्त 2021 को दिया गया था। याद रखिए 4 अगस्त 2021 को दिया गया था। आप लोगों का 2022 चल रहा है और 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान आया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है? तो शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण जो है वह आवश्यक है। तो शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए, जो सीख नहीं पाते हैं उनके लिए। डिस्लेक्सिया तो पढ़ने से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? तो होवे ने दिया था मुख्य धारा। शिक्षा का मुख्य धारा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 75 में हुआ था, 1975 में। अगला है कि शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। शिक्षा की मुख्य धारा अमेरिका से किया गया था इसका। हॉल, हॉक व कॉफमैन ने मुख्य धारा को कितने भागों में संगठित बताया है? तो वह 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध किस आयु वर्ग से है? तो शीघ्र हस्तक्षेप 0 से 6 वर्ष के बालक के लिए। शीघ्र हस्तक्षेप को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो शीघ्र हस्तक्षेप को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के मॉडल की व्यवस्था होती है? तो देखिए मॉडल भी 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में सम्मिलित नहीं है। तो शीघ्र हस्तक्षेप में बालक चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि शीघ्र हस्तक्षेप से समावेशी वातावरण उपलब्ध होता है, हीन भावना दूर होती है, विकास की नींव मजबूत करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के लिए कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है। तो बालकों के अधिकारों की रक्षा करना, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा करना, बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना, ये सभी क्या है? संबंधित हैं। अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम कितने प्रकार की विकलांगता को मानता है? तो 13 प्रकार के मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों में प्रारंभिक पहचान का समय क्या है? तो प्रारंभिक पहचान का जो समय है वह शैशवावस्था, प्रारंभ में ही बालक को पहचाना जा सकता है कि बालक आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा। विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विशिष्ट बालकों के लिए, जो कि दिव्यांग बालक कहलाते हैं, उनके लिए किया जाता है। दिव्यांग बालक को ही विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम बालकों की कितना प्रवेश किया जाता है? तो 5 बालक को किया जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट बालक होते हैं और इनको मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा व अधिकार का बात करता है और समावेशी शिक्षा कम प्रतिबंधात्मक होता है। समावेशी शिक्षा आवश्यक है
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के लिए, इन तीनों के लिए समावेशी शिक्षा जरूरी है। शरीर, मन, समाज तीनों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो समावेशी शिक्षा अलगाव की भावना नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत कितना था? तो 2.17 था। फ्रांस में निर्योग बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया था? तो 1860 में खोला गया था। फ्रांस में निर्योग, वही जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए फ्रांस में 60 में खोला गया था, 1860 में खोला गया था। भारत में बधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया था। तो भारत में बधिर बालकों के लिए जो खोला गया था वह 1890 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है 1890 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया था। सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए फ्रांस में खोला गया था। फ्रांस में 1860 में खोला गया था। भारत में 1890 में खोला गया था। 60 के बाद से 90 में भारत में आया था। और समावेशी शिक्षा का संबंध विशिष्ट बालकों से है। मानसिक रूप से बाधित बालक तो इसमें सबको लिया जाता है, किसी के लिए भी। अगला क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से है? तो डिसेबिलिटी शब्द लैटिन भाषा का है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता नहीं है। तो जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं वो अच्छी समाज समायोजन नहीं कर पाते हैं। बाकी उनके अंदर हीन भावना होती है, संवेगात्मक असंतुलन होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, हीन भावना होता है, संवेगात्मक असंतुलन होता है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, इस तरीके की सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है? तो प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से असंतुलन बालक, औसत बुद्धि वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों का एक प्रकार होते हैं। प्रतिभाशाली को, और जो विशिष्ट होते हैं जैसे जो कम होते हैं असमान बच्चों से, बधिर बालक जैसे अति बधिर, तो वो भी आ जाते हैं इसमें। संसाधन शिक्षक को अन्य नाम से तो विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। परिवहन शिक्षक की विशेषता क्या होती है? नहीं होती है। तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से दूर करना नहीं होता है। और बाकी सभी उपचारात्मक शिक्षक की व्यवस्था, विभिन्न क्रियाकलापों को प्रशिक्षित करना, ये सभी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और ये आप लोग ऐसे ही बने रहिए और एक एक दिन में बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप लोग के एग्ज़ाम तक बिल्कुल सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा और सारे बुक भी कवर करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।